दूर किसी जंगल में लाली चिड़िया अपने पति टिंकू के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी थी सोनी। टिंकू और लाली बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सबके साथ हमेशा अच्छे से पेश आते। पूरे जंगल में अगर कभी किसी को कोई मुश्किल पेश आती तो लाली और टिंकू हमेशा उनकी मदद करते। किसी को दाना चाहिए या फिर घर बनाने में कोई मुश्किल, सबसे आगे वो दोनों होते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। फिर एक दिन उनकी खुशियों को नज़र लग गई। टिंकू सुबह दाना लेने के लिए गया था, लेकिन काफ़ी समय बीत चुका था। वो अभी तक नहीं आया था। माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सोनी बेटा, तुम्हारे बाबा को गए काफ़ी समय बीत गया है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। माँ, परेशान क्यों हो रही हो सकता है बाबा किसी के पास रुक गए हों। आपको तो पता है ना, वो किसी को मुश्किल में देखकर उसकी मदद के लिए रुक जाते हैं। हाँ, लेकिन वो हमारे लिए भोजन लेने गए थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो पहले भोजन दे जाते और हमें बताकर भी जाते। आज से पहले बगैर बताए तो वो कहीं नहीं गए। हाँ, ये बात तो है माँ। अच्छा, कुछ दिन इंतज़ार कर लेते हैं। नहीं, अब ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। तुम घर पर ही रुकना, मैं देख कर आती हूँ। लाली मिठू तोता के पास जाती है। मिठू भाई, टिंकू काफी देर से दाना लेने गया है, लेकिन अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम परेशान मत हो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों टिंकू को ढूंढने जाते हैं। वो कुछ ही आगे जाते हैं तो टिंकू उन्हें जमीन पर पड़ा नजर आता है। उसका काफी ज्यादा खून बह रहा था। शायद टिंकू को किसी शिकारी का तीर लगा था। लाली टिंकू को देखकर रोने लग जाती है। कुछ ही पलों में उसकी तो जिंदगी ही बदल गई थी। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ दिनों तक तो आसपास के पक्षियों ने लाली और उसकी बेटी का बहुत ख्याल रखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी ने उन दोनों के साथ अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दो ना खाने को। लेकिन घर में तो खाने को कुछ भी नहीं था। लाली बहुत परेशान थी। अच्छा बेटा, मैं सोमी बहन की तरफ जाती हूँ, उनसे कुछ दाना उधार लेकर आती हूँ। लाली सोमी कवि की तरफ जाती है। सोमी बहन, कुछ दाना मिल सकता है? सोमी काफी गुस्से से कहती है, लो, दाना कहाँ से आएगा? यहाँ कोई दुकान थोड़ी ना लगी है। हमारा तो खुद बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। सोमी बहन, मैं वादा करती हूँ, बस आज के दिन कुछ दाना दे दो। मेरी सोनी भूखी है, मैं तुम्हें उधार जल्द लुटा दूंगी। ना बाबा ना, मैं तो तुम्हारा इतबार ना करूं और कैसे मान लूं तुम्हारी बात। कहाँ से उधार दोगी तुम? सोमी बहन, हम कई वर्षों से साथ इकट्ठे रह रहे हैं और पहले भी तो जब कोई मुश्किल आती थी तो हम सबके काम आते थे, और जब आपकी मुझ पर मुश्किल आई है तो तुम सब नजरें चुरा रहे हो। जाओ जाओ बहन, अपना काम करो, हमने ठेका नहीं लिया हुआ तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का। लाली वहां से दुखी होकर घर आ जाती है। माँ, माँ, तुम खाने के लिए कुछ लेकर आई हो? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, मैं सोमी बहन की तरफ गई थी, उन्होंने इनकार कर दिया है। माँ, अब क्या होगा? हम कहाँ से खाएंगे? बाबा के होते ये सब कितने अच्छे थे ना। हाँ बेटा, बस वक्त बदलने में देर ही कितनी लगती है। अभी के लिए तुम सो जाओ, मैं सुबह मिट्ठू पाई के पास जाऊंगी। उनसे कहूंगी कि मुझे भी अपने साथ ले जाया करें। कुछ ज्यादा नहीं तो तुम्हारे लिए तो दाना ले ही आया करूंगी। लाली और उसकी बेटी भूखे पेट ही सो जाती है। अगले दिन लाली सुबह सुबह ही मिट्ठू की तरफ जाती है। वहां पर सोमी कवि भी आई हुई थी। मिट्ठू भाई, वो मैं आपसे ये कहने आई थी, आप मुझे अपने साथ ले जाया करें। वो मुझे रास्तों का नहीं ना मालूम, कुछ दिन में पता चल जाएगा। वो तो ठीक है लाली बहन, लेकिन तुम इतनी दूर से रोज दाना नहीं ला सकती। रास्ता काफी मुश्किल है, और फिर उस तरफ शिकारी भी तो आते रहते हैं। कोई बात नहीं मिट्ठू भाई, मैं चली जाया करूंगी।
पेट में भी तो कुछ डालना है ना। मेरा तो काम है तुम्हें बताना। तुम जानती हो ना, पहले भी टिंकू भाई शिकारियों के हाथ मारे गए थे, और अब अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटी का क्या बनेगा। लाली सोच में पड़ जाती है, और मिट्ठू की बात भी तो सही थी। लाली को इस तरह सोचते देखकर सोमी कहती है, एक हल है अगर तुम चाहो तो। क्या सोमी बहन, आप कोई भी हल बता दे, मुझे मंजूर है। अगर तुम और तुम्हारी बेटी हमारे घर में काम कर दिया करें तो इसके बदले हम तुम्हें 2 वक्त का खाना दे दिया करेंगे। सोमी बहन, मैं खुद आ जाया करूंगी। मेरी बेटी अभी छोटी है और मैंने और टिंकू ने बहुत लाडों से उसे पाला है। उसको तो कोई काम भी नहीं करना आता। तो क्या हुआ, सीख जाएगी। आगे भी तो सारी जिंदगी उसने काम ही करना है। उसके लिए कौन सा किसी शहजादे का रिश्ता आना है, और तुमसे तो सारा काम हो नहीं पाएगा। लाली बहुत दुखी दिल से उसे कहती है, अच्छा ठीक है, हम कल से आ जाएंगी। लाली वहां से घर चली जाती है। अब आएगा ना मजा, बड़ी महारानी बनी फिरती थी। लाली घर आकर सारी बात सोनी को बताती है। वो माँ के साथ जाने को तैयार हो जाती है। माँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी। अगले दिन से लाली मिट्ठू की तरफ और उसकी बेटी सोमी की तरफ काम करने चली जाती है। वो दोनों उन माँ बेटियों से बहुत ज्यादा काम करवाते थे। फिर एक दिन, मौसी, सारा काम हो गया है, अब मैं घर चली जाऊं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ऐसे ही ना भेज दूं तुम्हें मैं घर? सफाई अच्छे से की है? फ्री में काम नहीं करती हो तुम। इतनी मुश्किल से मेरा मियाँ दाना लेकर आता है। लेकिन मौसी, मैंने तो अच्छे से काम कर दिया है। ठीक है, सफाई तो तुमने ठीक ही की है। अच्छा फिर ऐसा करो, ये मटका ले जाओ और नदी से भरकर लाओ। लेकिन मौसी, नदी तो माँ कहती है बहुत दूर है, और मैं कैसे वहां तक जाऊंगी, और फिर पानी भी भरकर लाऊं? मुझसे इतना ज्यादा वजन नहीं उठाया जाएगा। तो मैं क्या करूं? दाना नहीं लेना तुमने? सोनी वहां से मटका लिए नदी की तरफ चली जाती है। कई दिन तक इसी तरह सोनी से बहुत काम करवाती। काम करने के बाद वो उसे दाना भी बहुत कम देती थी। दिन ब दिन वो कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सोनी नदी किनारे खड़ी होकर रो रही थी। बाबा, आप क्यों चले गए हमें छोड़कर? यहाँ पर सब बहुत बुरे हैं। सब मेरे और माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। हमें नहीं रहना यहाँ पर। उसी पेड़ पर लुल्लू बूथ सो रहा था। वो सोनी के रोने की आवाज से उठकर उसके सामने जा खड़ा होता है। पहले तो सोनी बूथ को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर बूथ के पूछने पर वो सारी बात उसे बताती है। अच्छा, तो ये बात है। नन्ही चिड़िया, तुम परेशान मत हो। इस सोमी को तो मैं मजा चुकाऊंगा। तुम मेरे साथ चलो। सोनी लुल्लू बूथ को लेकर सोमी कवि की तरफ जाती है। लुल्लू बूथ कुछ मंत्र पढ़कर सोमी को अपने वश में कर लेता है। सोनी जब काम करने लगती है तो सोमी उससे कहती है, सोनी बेटा, तुम ये काम क्यों कर रही हो? लाओ, मैं करती हूँ ना। तुम आराम से अंदर जाकर भोजन करो। सभी सोमी को ये सब करता देखकर हैरान रह जाते हैं। कई दिन तक लुल्लू सोमी को इसी तरह सजा देता है। वो उससे सभी पक्षियों के घरों की सफाई करवाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता सोमी को समझ में आना शुरू हो चुका था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसको अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। वो लाली से माफ़ी मांगती है और फिर वो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं।